नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार फरोल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 4 लाइनें हैं। जी। इतने बेचैन से इतने बेचैन से बेकरार क्यों हैं लोग? जरूरत से ज्यादा होशियार क्यों हैं लोग? सबको अपनी छोड़ सबकी सब खबर चाहिए। सबको अपनी छोड़ सबकी सब खबर चाहिए। इतने चलते फिरते से अखबार क्यों हैं लोग? वाह। अब सर, चुनाव आयोग ने अब ऑनलाइन वोटर सर्विस को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। अब वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ने, सुधार करने या नाम हटाने के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन जरूरी होगा। अब ये मजेदार बात है सर। अब ये बदलाव किया गया है कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट पर हजारों वोटर डिलीट करने के आरोप के मामले के बाद। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ईसाई मूवमेंट भी होगा इसमें। एक तरफ तो चुनाव आयोग कहता है हम आधार को मानेंगे नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको हड़काता, डांटता, फटकारता नहीं है, उसको वो कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं मानता है। और दूसरी तरफ ई साइन और ये ऑनलाइन वोटर वाले में आधार लिंक करा रहा है। ये क्या है? अब कुछ बड़ा कंफ्यूज है चुनाव आयोग कि डिफ्यूज हो गया है? क्या कहेंगे सर? ये देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी जिसको रहस्य कहें पहलू ये है कि जब सरकार को ये लगता है कि जो गेम हम खेलना चाहते हैं विदेशियों को निकालने का, नागरिकता का मांगने का कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या है, गेम से मतलब ये है कि जब वो कोई इस तरह के प्रोग्राम को चलाना चाहती है तो उसको लगता है कि सबके पास आधार कार्ड मिल जाएगा, ये तो हम चला ही नहीं पाएंगे। और इस तरह से जो हम चाहते हैं उस तरह से न तो इलेक्शन सही हो पाएगा और ना हम मुद्दा खड़ा कर पाएंगे कि हम किसको निकालने की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और कौन कौन कहाँ कहाँ के, म्यांमार के और कहाँ के लोग भरे पड़े हैं। अभी तक कोई बहुत बड़ी फौज हमें दिखाई नहीं दी कि हमारी सरकार ने पकड़ा हो। तो उसमें एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू आयोग के पास ये फंसने लगता है कि अगर हम इसको वोटर लिस्ट को ये सब कर ठीक करने की बात करते हैं तो हमारे पास आधार कार्ड ही एक ऐसा विकल्प है जिसमें उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह वेरीफाई हो सकता है, तो हम इसको ही आधार बना करके ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से दो पहलू हैं इसके, सिक्के के दो पहलू, एक तरफ कुछ एक तरफ कुछ। तो जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, टैया मेरे बाप की। वही है। तो ये है कुल खेल। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है संयुक्त राष्ट्र यूएनडीसी की सभा को संबोधित करने गए, तो उनके स्वागत में जो एस्केलेटर था वो अचानक रुक गया, अपनी बीवी के साथ जा रहे थे, और उसके बाद जो टेलीप्रॉम्प्टर था वो भी काम करना बंद कर दिया। हम तो बड़ा शुक्र मना रहे हैं कि मोदी जी नहीं गए। मोदी जी बेचारे तो बोल ही ना पाते, टेलीप्रॉम्प्टर अगर खराब हो जाता, दहल जाते। हाँ, दहल जाते। अब उसमें ट्रंप ने मजाक में इस पे बोला, बड़ा अच्छा बोला। उन्होंने इन दोनों घटनाओं को पसंद आया क्या? हाँ, उन्होंने कहा इन दोनों घटनाओं को यूएन की कथित नाकामियों से जोड़ा और मजाक में कहा कि मुझे यूएन से बस दो चीजें मिली, दो तोहफे मिले। हाँ, एक खराब एस्केलेटर और एक खराब टेलीप्रॉम्प्टर। अब यूएन का इस पे कहना है कि टिप्पणी की यूएन ने। ये बताइए कुल मिला के कि ये हुआवले का और कांड हुआ था सर, वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का शायद वहाँ रोक लिया गया था काफिला भी। अपने इंडिया में तो होता है, हमें पता था, ये हमें नहीं पता था अमेरिका में भी एक प्रोटोकॉल चलता है। क्या कहेंगे दोनों? नहीं, देखिए इसमें ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस रफ्तार से पूरी दुनिया में इस वक्त भागना चाह रहे हैं और यूएन की बड़ा भर्त्सना भी करते हैं, कहाँ कभी टैरिफ को लेके, कभी वो ट्रेड को लेकर के, कभी नोबेल प्राइज को लेकर के, कभी वीजे को लेकर के, मतलब पूरे शीर्ष पर बने रहना चाहते हैं। तो यहाँ उनके एक्सीलेटर पर यूएन में चलते वक्त रफ्तार रोक के दिखाया कि तुम भाग रहे हो, हम तुम्हारी रफ्तार रोक के दिखा सकते हैं। अचानक एक्सीलेटर रुक गया तो ये डरे भी, हालांकि व्हाइट हाउस ने उस पर इंक्वायरी की मांग की। इसी तरह से चलिए ये था मामला, तो इसको तो यूएन ने कह दिया कि तकनीकी खराबी मशीन में आ सकती है, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर क्यों बंद हुआ उस पर भी वही कह रहे हैं। लेकिन इसको व्हाइट हाउस जो है वो राष्ट्रपति के साथ हुए इस कृत्य को वो साजिश मान रहा है
और इसकी इंक्वायरी की मांग कर रहा है। हालांकि यूएन दोनों बातों को से इनकार खारिज कर रहा है और कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो तकनीकी त्रुटि, दोनों मशीन से चलते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब सर इसमें एक चीज हम देख रहे हैं कि ट्रम्प पिछले कुछ महीनों से ब्रिक्स को नहीं चाहते हैं, नाटो वो नहीं चाहते हैं, यूएन को वो खत्म करना चाहते हैं, कुमलाऊ चाहते हैं पूरी दुनिया में अमेरिका रहे। खैर एक बड़ी दुखद खबर है, क्रिकेट का सबसे बेहतरीन एम्पायर मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इनके जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया उसके बाद से मैंने क्रिकेट देखना वो बहुत मशहूर थे डिकी बर्ड साहब। हाँ बेहतरीन अंपायर थे, 92 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। और सर उन्होंने 3,314 रन बनाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 2 शतक और 14 50 भी शामिल हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है खेल की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में, कि उन्होंने बहुत पंचुअल आदमी थे। हाँ, मैच तो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं नहीं खेले, लेकिन अंपायरिंग की दुनिया में बहुत शानदार अंपायरिंग की उन्होंने। वनडे की भी अंपायरिंग की और टेस्ट की भी की है, टेस्ट की भी की है और महिला क्रिकेट की भी की है। मतलब उनकी अंपायरिंग से लोग जो है बहुत ही खुश होते थे, ऐसा सटीक निर्णय लेते थे कि कहीं कोई उनके पीछे। उनका आखिरी मैच 96 में भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में था। और एक उनके बारे में बेहद दिलचस्प बात है, उन्होंने शादी नहीं की थी। उसका रीजन ये था, वो कहते थे भाई मेरा लाइफ का आधा ज्यादा टाइम तो या तो पिच पे बीतता है और या तो होटल में बीतता है, तो अगर मैं शादी कर लूंगा तो बीवी मेरी दुखी रहेगी। उन्होंने शादी भी नहीं की थी। नहीं, बहरहाल वो इस मामले में बहुत इंसाफ पसंद थे, गैर विवादास्पद थे। हाँ अंपायरिंग की दुनिया में, अंपायरिंग के क्षेत्र में उनका कुछ जवाब। हाँ। अब सर एक जगतगुरु शंकराचार्य हैं स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हम सबकी उनको डिक्की को श्रद्धांजलि। हाँ विनम्र श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि, और बहुत शानदार अंपायर हमेशा थे, याद किया जाएंगे। तो सर बिहार की राजनीति में सनातन आस्था और गौरक्षा का मुद्दा नया मोड़ ले रहा है। एसआईआर तो चल ही रहा था, अब उसमें नेताओं के बीच में एक संत जोगड़ा भी कूद पड़ा है। तो हमारे शंकराचार्य जी हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, अब उन्होंने ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर गौ भक्त निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा अब समय आ गया है कि सनातन धर्म की रक्षा और गौ माता के सम्मान के लिए राजनीति में भी गौ भक्त अपनी ताकत दिखाएं। हमको जहाँ तक याद आता है सर, मतलब मेरे टाइम का तो नहीं है, एक स्वामी करपात्री जी महाराज हुआ करते थे बनारस के आदमी, उन्होंने भी एक बार शायद नेहरू जी या इंदिरा जी के टाइम में संसद पे बैलगाड़ी वाड़ी से मार्च किया था गौ रक्षा के लिए, उसमें हुआ था। वो भी सर राजनीति में कुछ आए वाए थे क्या? क्या है सर, क्या कहेंगे? ये सब चीजें जो होती है, या तो उन वोटों को अपनी तरफ खींचना होता है, ये सब एक तरह डमी होती है, डमी किरदार होता है कि धर्म के नाम पैसा करो कि ये मौसमी। हाँ, कि अगर दो पार्टी एक कांग्रेस को दे रही है, दूसरे को दे रही है और दूसरे के लिए है, तो दूसरी पार्टी देखती है कांग्रेस का वोट हम अपनी ही जात के लोगों को अगर हमें बचाना है तो एक ऐसा डमी कैंडिडेट खड़ा कर दो कि चलो यहाँ नहीं, अच्छा यहाँ दे दे रहे। ये मौसमी नेता है। मौसमी नेता है। तो और देखिए अभी हरियाणा के वहाँ पर मैं पढ़ रहा था कि कितनी गाय मर गई, 20 गाय हिसार में, बताइए। वो खाली आस्था के चक्कर में आप गो रक्षा का नाम पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं पूरे देश पर। हाँ, के श्राद्ध में वहाँ पर खाली हलवा पूरी खिलाने से, अब हलवा पूरी उसका खाना खुराक थोड़ा ना है। लोगों ने ये माना कि हम खाते हैं तो गौ माता भी खा ले। देखिए उनकी भावनाएं खराब नहीं है, लेकिन उनके जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, बीमार गायों को उपचार कराना, उनको करना, तो उन्होंने बताया कि गाय 3 ही तरह से मर जाती हैं, या तो प्रकृति की कोई बीमारी लग जाए उनको, प्लास्टिक और या ये सब गलत भोजन कर लें, और या एक्सीडेंट में। तो उन्होंने कहा कि जो लोग पूड़ी खिलाते हैं और हलवा खिलाते हैं, अपनी समझ से थोड़ा ही से खिलाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत खा लेते हैं। अब सर उत्तर प्रदेश के कानपुर में बारावफात पर ईद मिलादुल नबी पर आलम मोहब्बत का बैनर लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी थी। इसके बाद कुछ नेताओं और सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। अब इसको लेकर यूपी, उत्तराखंड, गुजरात सहित देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब लगा कानपुर में विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए बिल्कुल वही बात है कि जैसे नमाज पढ़ने को लेकर के साहब मस्जिद के बाहर क्यों पढ़ी, यहाँ तो कभी नहीं पढ़ी गई थी, या कोई ऐसी मस्जिद पा गए जहाँ कभी कोई नहीं रहा, सन्नाटे में रही, अब गए तो यहाँ कभी नमाज नहीं हुई। अब आई लव मोहम्मद बताइए,
हम मोहम्मद साहब को प्यार करते हैं या इसमें कौन सा गुनाह है आई बोलना? लव श्री रामचंद्र जी कह हाँ? दें या हम किसी को कह दें, इसमें बुराई क्या नहीं, बात? इसमें कोई कोई बुरी बात किसी को नहीं कह दे कि आप उनको चाहते हैं तो आदमी यही तो कहता है कि आई लव हिम, हाँ? आई लव यू। हम्म? तो ये तो अंग्रेजी का शब्द है कि वो अब उस पर ये एतराज उठाना कि अच्छा किसी ने बैनर पर लिख दिया था आई लव मोहम्मद साहब, तो अब आई लव मोहम्मद साहब ने इसमें बुराई क्या है भाई? कोई बुरा हमारे आपने साथ कह दिया भी कि नहीं है। नई परंपरा, अरे नई परंपरा मोहम्मद साहब का जन्मदिन ही मनाया जा रहा है, 12 तो अफराद भाई जो आई है, लव मोहम्मद ही तो कहा जाएगा उनको 12 जन्मदिन अफराद पे जो विश। है ईद मिलादुन नबी, हाँ यानी नबी की पैदाइश की ईद है, हाँ उनकी खुशी मनाई जा रही है। बस अब उसको में आप बजे आई लव मोहम्मद में क्या एतराज है? वही है, लेकिन हैप्पी वहाँ बर्थडे लिखा कहते नहीं, हैं। वहाँ लिखा है कि कुछ लोगों ने बताया, पुलिस ने भी बताया कि इस पर, पुलिस ने तो कह दिया कि इस पर नहीं एतराज कोई हुआ, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं बनती। कोर्ट तक जाएगा तो आदमी कहेगा कि भाई अपने भगवान अपने इष्ट को अगर वो ऐसा मान रहे हैं तो इसमें क्या बुराई, कोई किसी को गाली तो दे नहीं रहे हैं। पहली बात तो पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कि वो जुलूस के दौरान दूसरी जात का पोस्टर फाड़ दिया धार्मिक उसका, और कुछ नारे लगा हाँ दिए। धार्मिक भावनाओं को ठेस। हाँ, और 196 299 तो इन्होंने किया क्या, पुलिस वालों ने के खिलाफ मुकदमा जब दायर कर लिया, तो ये लोग उसकी एफआईआर हटाने की मांग को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो वही आई लव मोहम्मद को लेकर के कहा गया कि नई परंपरा शुरू की जा रही है, और ये भी कहा कि पहले इन्होंने एक अलग से शिविर टाइप बनाया और वहाँ लिखा आई लव मोहम्मद और ये वो। अरे भाई जैसे कृष्ण जन्माष्टमी वो होती है, जगह जगह लोग बनाए जाते हैं हाँ हैप्पी जन्माष्टमी। तो ये कौन सी बात है कि किसी संप्रदाय के उस कार्यक्रम में अगर इस तरह की बात हो, नई परंपरा हो गई। अब सर एक बड़ा मजेदार बात है, आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी हजरतगंज में दुकान दुकान घूम रहे थे, जीएसटी पूछ रहे थे। मतलब मोदी जी टास्क देने के मामले में मतलब महारत हासिल किए, ताली बजाओ थाली बजाओ मोबाइल चलाओ। अब नया टास्क उन्होंने दे दिया है कि एसआईआर का मुद्दा ठंडा पड़ जाए, जनजी का मुद्दा ठंडा पड़ जाए, राहुल गांधी जो चिल्ला रहा है वो छोड़ गड्ढे छोड़ वो मुद्दा ठंडा पड़ जाए। अब उन्होंने डीएम से लेके और सीएम तक को सेल्समैन बना दिया है कि गली गली घूमो दुकान वालों से मिलो। अब सर जीएसटी में जो 12% से 5 किया गया है, 0 किया गया, अब वो दुकानदार जो खुदरा दुकानदार है वो बहुत परेशान है। कह रहे भैया अब वहां जाता है आदमी तो कहता है ऐसा मोदी बोले आप ब्रेड इतने नहीं इतने मिलेगा। अब वो रेट पे वही बेच रहा है, क्योंकि कोई खुदरा दुकानदार पर डे के साथ तो सामान खरीदता नहीं, वो 15 दिन महीना भर का सामान खरीद लेता है। तो अब वो क्या करे? दूसरा पार्ले जी का तर्क ये है कि भैया हमारा 5 रुपए जो बिस्किट पैकेट हम देते हैं, अगर जीएसटी घटी है तो वो हम 4 रुपया 45 पैसा कहाँ से बेचेंगे, 45 पैसा कहाँ से लाएंगे? करमवीर जी, ये जो आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपको ये बताऊं कि जब कोई चीज का दाम बढ़ता है तो बेतहाशा बढ़ाने लगते हैं उसके आड़ में लोग, सब जीएसटी बढ़ गई उस पर भाषा बढ़ा हुआ। मैं देखता हूँ कि अंडा एकदम से महंगा हो जाता है, ब्रेड एकदम से महंगी हो जाती है, बिस्कुट जो है एकदम से पाव एकदम से महंगे कर देते हैं, और उसके बाद वो घटाना नहीं चाहते। अब जीएसटी कम हुई है तो सोच रहे हैं कि लोग खरीदने के आदी हो गए हैं। जैसे 5 रुपए का मामूली सा एक बंद बिक रहा है पाव, तो उसको जो है अगर 5 रुपए का बेचे तो चाहेंगे नहीं कि ये 2 रुपए का था 2 रुपए में वापस आ जाए। ये दुकानदार की बड़ी, दुकानदार घाटा भी तो होगा भाई। आप जो अगर 22 तारीख से पहले जो माल बना है उस पर तो आप जीएसटी लोगे ही, सामान वो वही बेच रहा है, बेचारा करे क्या वो, उसके साथ भी तो दिक्कत है। ये तो सरकार को उतने दिन के पहले का उसको जीएसटी माफ कर देना चाहिए कि हाँ? अब जब हम ये कर रहे हैं तो 6 महीना पहले का माल जो है उन पर जीएसटी लौटा दी जाएगी, या जो भी होगा वो उसको उस पर बैठ कर व्यापारियों से उसको उस पर सहमति बनानी चाहिए। ऐसी बात अब यही है कि जो पुराने माल हैं कल 22 तारीख से रात से आपने लागू कर दिए नहीं इधर, तो जो कल तक बना था माल जो तो जीएसटी दे के बना था, अब नई दर से हम कैसे भेज दें उस माल को? अब सर जो पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे विनोद दिवाकर, एक शराब तस्करी के मामले में उन्होंने जाति वाला फैसला दिया था कि जाति नहीं लिखी जानी चाहिए, उसको योगी की भी तड़ातड़ कूदे, उन्होंने कानून बना दिया और लागू भी कर दिया। अब इस पे सब बड़ा विरोध शुरू हो गया सर। अब जो जाति आधारित संगठन है अब वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं देखिए, इसमें हम आपसे एक बात ये कहना चाह रहे हैं करनी सेना के जो योगी जी ने इसलिए फटाफट ये आदेश कर दिया कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जाति संगठन के हिसाब से ही इस वक्त जो है वो उनके मुकाबले में खड़ी हैं, चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी हो, ठीक है।
तो ये इसलिए हो गया कि अब जातिवादी बैनर लगा के अगर रैली करोगे तो उस पर पाबंदी है। सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती थी। नहीं, वो जा रहे हैं, परशुराम सेना कोई तो अध्यक्ष हैं, परशुराम तरह सेना की के अंदर पार्टी, जा रहे हैं ना। हरशंकर तिवारी सुपुत्र, हाँ, पंडित विनय इसको तिवारी। फटाफट लागू। अभी मान ले कि इसको सरकार चाहती तो रिव्यू के लिए छोड़ सकती थी, हाँ। देखती कि ऐसे तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज आप बताइए, जातिगत जो आप वो दे रहे हैं आरक्षण, वो क्या है? और इनके जो सहयोगी दल वो भी तो जाति आधारित है, चाहे राजभर हो चाहे निषाद हो, नहीं, अब तो इनका काम बन गया, सरकार बनी हुई है, ये अपने उसमें है, इनको इसकी चिंता चाहे नहीं है। अपना दल हो, सब जातीय पे तो है। कि वो चुपचाप होकर हमारे साथ बने रहे निर्दल होकर के। अब सर पिछले दिनों वित्त मंत्रालय ने आदेश दिया कि भैया होली दिवाली पे गिफ्ट ना बांटो। अभी हमारे जो रेल मंत्री हैं वो एक नया चीज लेके आए कि दिवाली और छठ पूजा से पहले रेल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। मोदी जी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक थी आज, तो बैठक में 10.91 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी दे दी गई। क्या ये कोई खबर नहीं है, ना ये कोई सूचना नहीं। हाँ, मतलब बताने था कि बोनस तो बांट, ये तो देखिए नहीं, हम ये कंपनी कहें कि- फैक्ट्री मुनाफे में होगी तो देगी बोनस। नहीं तो- बोनस का मतलब ही ये होता है कि हमने लाभ कमाया है तो लाभ में कर्मचारी का भी हिस्सा है। नहीं, हम ये एक मौका बना दिया कि दिवाली हमारा पे देते। पूछना ये था कि एक तरफ वित्त मंत्रालय तो कह रहा है हाँ, ये सही है। एक तरफ वित्त मंत्रालय कह रहा है कि आप बचत करिए हाँ, और किसी तरह का गिफ्ट ना बांटिए, अच्छा, और एक तरफ आप गिफ्ट दोनों अपने ही विभाग से, इतने बड़े सबसे बड़ा देश का विभाग है रेलवे। हाँ। अब सर एक महोबस बड़ा इंटरेस्टिंग चलते चलते खबर है कि जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक अजब गजब नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। यहाँ पहले परिवार सांप के काटने के बाद युवक के साथ सांप को भी अस्पताल लेकर पहुंच गया था। इसी तरह दूसरा मामला भी सामने आया जहाँ परिवार मरा हुआ सांप दिखाकर डॉक्टर से इलाज की गुहार कर रहा था। किसी सांप ने काटा। हाँ, कुछ ही घंटों में हुई दोनों घटनाओं से लोग हैरत में पड़ गए। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए वो दोनों घटना सूपा गांव की है, अलग अलग जगह की है। हाँ। एक जगह तो एक लड़के को जब सांप ने काटा, अपने दोस्तों के साथ बैठा चौपाल में बात कर रहा 24 साल का था। सरमन कुशवाहा। हाँ, तो लड़कों ने, दोस्तों ने देखा कि इसी सांप ने काटा है, तो लाठी डंडों से उसको मार डाला, हाँ। हमला करके। तो वो उसको मरा सांप के साथ लेके गया कि सांप, डॉक्टर साहब इसी सांप ने काटा, हम लोगों ने मार डाला। इसका इलाज कर दिया। खैर डॉक्टर ने जो है कर दिया, तुरंत उस इलाज शुरू कर दिया। और इसी तरीके से एक मामला हुआ सलारपुरा में, जहाँ जिंदा सांप 3 फीट का जिंदा सांप लोग लेके पहुंच गए कि साहब इसी ने काटा है। देखिए अब वो तो हड़कम मच गई, लोग घबरा गया पूरा स्टाफ की किसी को छटक के काट न ले। तो डॉक्टर ने खैर किसी तरीके से सांप को बाहर निकलवाया, मरे और जिंदा दोनों को भैया ले जाओ। लेकिन ये है कि स्थिति पर काबू पा लिएगा और दोनों को बचा लिया गया है। तो भाई चलते चलते 2 लाइनें हैं। कभी तुम भी लिखा करो, कभी तुम भी लिखा करो हमारे लिए 2 शब्द, कभी तुम भी लिखा करो हमारे लिए 2 शब्द। हमें लिखना ही नहीं पढ़ना भी अच्छा लगता है। भैया आप लोग भी कमेंट कर दिया करो, इसीलिए सुनाया है कि हमें लिखना ही नहीं पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।